मैं क्लास में बस एक पल के लिए आंख क्या झपकाई कि अचानक एक कतई जहर लड़की कमरे में घुस आई। मैं अभी भी उसके हुस्न को देखकर एकदम लट्टू ही हो रहा था कि वो सीधे मेरी तरफ ही चलती चली आई। उसके पीछे खड़े बाउंसर्स ने बिना कोई फालतू बात किए मेरी कलाइयां दबोची और मुझे बाहर घसीट लिया। मैंने पूछा, अरे वो चांद के टुकड़े, तुम हो कौन भाई? घसीटे जाने के चक्कर में मैं बुरी तरह लड़खड़ाया। गणित वाले सर की भी एकदम से सिट्टी पिट्टी गुम थी, पर वो होश में आकर भागे और बोले, बेटा तुम हो कौन और यहाँ क्या रायता फैला रही हो? उस कड़क लड़की ने हल्का सा ब्रेक लिया। उसने एकदम खूंखार लुक देकर सर को घूरा और अपने लाल कातिलाना होंठ खोलकर सिर्फ दो कड़क और भौकाली शब्द ही जोर से बोले, उचिंग, पूरे देश में ऐसा कौन ढक्कन होगा जो ये नाम नहीं जानता होगा? वो 19 साल की एक ऐसी धाकड़ और खतरनाक बिजनेस मास्टरमाइंड लड़की थी जिसने बीटी ग्रुप की पूरी गद्दी संभाली थी और सिर्फ उसका नाम ही अपने आप में एक तगड़ा भौकाल था। उसका खौफ ही असली पावर थी। अब क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? बताओ। ओचिंग ने किसी के जवाब का रत्ती भर भी इंतजार नहीं किया। उसने अपने बंदों को मुझे उठाने का कड़क ऑर्डर दिया और पूरी क्लास की एकदम हवा टाइट करके वहां से निकल गई। 10 मिनट बाद मैं अस्पताल के बाहर एक कचरे के डिब्बे पर झुका अपनी पूरी आंतें बाहर निकाल रहा था और मेरे ठीक बगल में एक लैम्बोर्गिनी कार अपना पूरा भौकाल जमाए हुए ही खड़ी थी। दरवाजा खुला और ओचिंग ने उसे जोर से धड़ाम करके बंद किया। तुम अपनी ये उल्टी बाद में भी कर सकते हो। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरा उल्टी करने का मन है? तुमने इतनी तेज गाड़ी चलाई, क्या तुम्हें सीधा यमराज के पास ही जाने की बहुत जल्दी थी? मैंने फुल गुस्से में अपना मुंह पोंछा। ओचिंग एकदम बिना किसी रिएक्शन के मेरे बगल से गुजरी और उसकी आवाज में भयंकर चिढ़ भरी थी। उसने कहा, मेरे पीछे आओ। मैंने अपना सिर घुमाया और वहां से कल्टी मारने के लिए एकदम तैयार हो गया। एक कदम भी और बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगी, उसने ठंडे दिमाग से सीधी धमकी दी। मेरी बात एकदम कान खोलकर सुन लो, ऊपर एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चुपचाप मेरे पीछे आओ, वरना मुझे तुम्हें सच में सीधा यमराज के पास भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या एक जिंदगी मेरा ही इंतजार कर रही है भाई? मैंने सिर उठाया और देखा कि हम पीपल्स अस्पताल में खड़े हैं। मैंने अपना सिर झिड़का और बिना कोई और फालतू सवाल किए तेजी से कदम बढ़ाकर उसके ठीक पीछे चलने लगा। आखिर एक इंसान की जिंदगी का ही तो सवाल था। हमें देखकर एक डॉक्टर पूरी तरह घबराया हुआ भागकर हमारे पास आया और बोला, मिस ओ, आप फाइनली यहाँ आ गई। क्या यही वो महान इंसान है? उस डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरी शक्ल देखते ही उसकी आंखों में एकदम से बहुत तगड़ी हैरानी छा गई। मैंने तुरंत ही अपनी नजरें चुरा ली और अपने हाथ से अपना पूरा चेहरा छिपा लिया। उस डॉक्टर ने पीछे मुड़कर नर्स को सीधा ऑर्डर दिया कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एकदम फुल स्पीड में सर्जरी की पूरी तैयारी शुरू कर दो। सर्जरी ये सुनकर मेरे एकदम तोते उड़ गए। और वो छोटी सी बच्ची कौन थी जो थोड़ी ही दूरी पर अस्पताल के उस बेड पर पड़ी थी? मैंने पूरे शौक में आंखें फाड़कर ओ चिंग को घूरा और पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? ओ चिंग ने मुझे घूरते हुए कहा कि मैं अभी सिर्फ 19 की ही हूँ। 19 की उम्र में ही तुम्हारी एक बेटी है? कमेंट्स वाले लिंक पर जाओ, वेबसाइट पर अपडेटेड रहो और अभी से ही अपना धांसू गेमिंग बैंक एकदम फुल रेडी कर लो। मेरी आवाज हैरानी के मारे और भी ज्यादा ऊंची हो गई। ओ चिंग ने मुझे एकदम इग्नोर मारा और सीधे डॉक्टर की तरफ घूमकर बात की। अगर मेरी बहन को इस नल्ले का खून चढ़ाया गया तो क्या उसके दिमाग पर कोई बुरा असर पड़ेगा? डॉक्टर ने एकदम सीरियस शक्ल बनाकर उसको सीधा जवाब दिया, मिस ओ, आप एकदम चिल रहें और कोई लोड मत लें। खून चढ़ाने से किसी भी इंसान के दिमाग या उसकी अकल पर बिल्कुल भी कोई उल्टा असर नहीं पड़ता। ऑपरेशन रूम में चुपचाप लेटे हुए मैं बस यही देख रहा था कि मेरी नसों से लगातार मेरा खून निकाला जा रहा है। अपना खून देने के ठीक बाद मैं आराम करने के लिए साइड में बैठा। ओ परिवार की दूसरी बेटी फाइनली अब खतरे से पूरी तरह बाहर थी और ओ चिंग उसके बेड के ठीक बगल में डटकर बैठी हुई थी। अपने पैरों पर एक लैपटॉप रखे हुए वो कीबोर्ड पर एकदम तूफानी स्पीड से अपनी उंगलियां चला रही थी। मुझे इस तरह इग्नोर होता देख भयंकर गुस्सा आया और मैं एक भूत की तरह उसके पास खिसक गया। ओ चिंग ने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसे टोकते हुए कहा, हेलो मैडम, क्या तुम अब मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने वाली हो? ओ चिंग ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उसने दुनिया का सबसे तगड़ा जोक सुन लिया हो। उसने अपनी ठंडी निगाहें उठाई और पूरी बेइज्जती करते हुए मुझे देखा और बोली, मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? शाह परिवार का गला घोटकर उन्हें नहीं मारना ही मेरा सबसे बड़ा एहसान है। मैं बस उसे गाली देने ही वाला था कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला। एक अंकल और आंटी बदहवास होकर अंदर घुसे। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं। पापा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? मेरे पापा ने डरते हुए वो चिंग को देखा, अपने दोनों हाथ मले और फिर मुझे घूरते हुए बोले, तुम्हारी ये सवाल पूछने की औकात भी कैसे हुई? मैंने तुम्हें पहले भी कॉल किया था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? तेरी चाची ने अपनी गाड़ी से वो परिवार की दूसरी बेटी को ठोक दिया था। वो खून बहने से लगभग मरने ही वाली थी। भगवान का बहुत शुक्र है मुझे एकदम सही टाइम पर याद आ गया कि तेरा और दूसरी बेटी का वो रेयर नेगेटिव ब्लड ग्रुप एकदम सेम है, वरना इसके आगे बोलने की तो मेरे पापा की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच उनके बगल में खड़ी वो औरत एकदम मक्खन लगाते हुए नकली स्माइल के साथ ओ चिंग के सामने पूरी तरह से झुककर अपनी चापलूसी सबको दिखा रही ही थी। मिस ओ, हमने अस्पताल के सारे कागजी काम पहले ही पूरी तरह निपटा दिए हैं। ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। आपकी जो भी डिमांड हो आप बस बेझिझक हमें बता दें, हम उसे तुरंत पूरा करेंगे, पक्का। जब तक हमारे बस में होगा हम आपसे बस अपना गुस्सा थूकने और हमें माफ करने की भीख ही मांगते हैं। माफ कर दूं क्या? ओ चिंग ने अपना लैपटॉप साइड में फेंकते हुए एकदम सार्कास्टिक हंसी। अभी 1 मिनट पहले तुम्हारा ये लाडला बेटा बड़े एटीट्यूड में मुझसे माफी मांगने की डिमांड कर रहा था। ये सब सुनकर मेरी तो एकदम बोलती ही पूरी बंद हो गई। मेरा मन किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली कांड ये है। तभी मैं सोचूं कि ओ चिंग बिल्कुल शुरुआत से ही मुझे ऐसे खुखार लुक क्यों दे रही थी। उसे मुझे एक मुजरिम की तरह ट्रीट करने का पूरा हक था। ये सुनते ही उस औरत की आंखें फटी रह गईं और वो मुझ पर चिल्लाई, ओ छपरी, क्या तू जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि हम और मुसीबत में फंस जाएं? अपनी 2 कौड़ी की औकात देख। दूसरी बेटी को खून देना तो तेरे लिए एकदम बहुत बड़ी इज्जत की ही बात होनी चाहिए। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू खुद मिस ओ से माफी मांगने की डिमांड करे? तो आखिर खुद को समझता क्या है? ये बकवास करने वाली ये औरत असल में मेरे पापा की दूसरी बीवी थी। मेरी सौतेली माँ। मेरे हाथ अपने आप ही कसकर मुट्ठी बन गए। मेरा दिमाग गुस्से से भन्ना रहा था और खुद को कंट्रोल करने में मेरी पूरी जान निकल गई, वरना मैं आगे बढ़कर सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का ही मार देता।
मेरे पापा ने मुझे साइड से धक्का दिया और कहा, शियाओजे, तेरे पापा तुझसे आज भीख मांग रहे हैं, बस तू पहले जाकर मिस ओ से माफी मांग ले। आखिर ये सब पूरी तरह हमारे ही परिवार की गलती की वजह से हुआ है, जिससे दूसरी बेटी का इतना भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है। हमारा परिवार। मुझे ये बकवास बात सुनकर बहुत तगड़ी हंसी आई। मैं आज तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या मेरा अब कोई परिवार बचा भी है, जब यांग वेनपेई ने खुद अपने हाथों से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला। शिया परिवार के दरवाजे से सालों पहले तक किसी ने भी हमारे परिवार के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं की थी। मुझे वहां एकदम पत्थर की तरह खड़ा देखकर यांग वेनपेई की चुभने वाली आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए बोली, शियाओजे, क्या तू हम सबको ही मरवाने का प्लान बना रहा है? मैंने तुझे मिस ओ से माफी मांगने को कहा था। क्या तू एकदम बहरा हो गया है? क्या आप तेरे पर निकल आए हैं जो तू हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा? चुपचाप खिसक कर यहाँ आ और अभी के अभी माफी मांग। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मेरी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे वो आज मुझे अपने हाथ से कूटने के फुल मूड में हो। बस अब बहुत हो गया। ओ चिंग अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आंखों में एकदम बर्फ जैसी खामोशी थी और उसकी आवाज सुनकर ही खून जम जाए। उसने सीधा कहा, तुम्हें आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत किसने दे दी कि तुम मेरे कमरे को अपने फालतू के तमाशे और चिल्लाने की जगह बना सको? नहीं नहीं मिस ओ प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए। यांग वेनपेई ने डरकर अपनी सफाई देने की कोशिश की। तुरंत बाहर निकल जाओ दोनों। ओ चिंग की आंखों में उनके लिए एकदम भयंकर घिन भरी थी। बाकी का सारा काम अब मेरे वकील देखेंगे और तुम दोनों आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम? यांग वेनपेई की डर के मारे पूरी हवा टाइट हो गई। दीदी अचानक अस्पताल के उस बेड से एक बहुत ही प्यारी और मीठी सी आवाज आई। सबने अपना सिर घुमाया और ये देखकर एकदम हैरान रह गए कि वो छोटी बच्ची अब तक बेहोश पड़ी थी, वो अब आराम से उठी और बैठी हुई थी। वो चिंग बिना कुछ सोचे तुरंत उसके पास गई। तुम होश में आ गए? कहीं दर्द हो रहा है? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। उस छोटी बच्ची ने बहुत मासूमियत से अपना सिर सहलाते हुए दुखियारा समूह बनाया और फिर रुक गई। दीदी मुझे अचानक से क्या हो गया था? तुम ज्यादा हिलो मत, वो चिंग ने माथा ठनकाते हुए कहा और धीरे से उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने फुर्ती से दूसरी मालकिन का पूरा चेकअप किया और मुस्कुराते हुए अपने कान से वो आला नीचे उतार लिया और बोला, सुनिए ओ मैडम जी, देखिए अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन इसे अभी कुछ समय के लिए आराम करना होगा। डॉक्टर ने बहुत ही प्यार से उस छोटी बच्ची का सिर थपथपाया और समझाया, छोटी मालकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब तुम एकदम चकाचक हो। तुम्हारा जितना भी खून बहा था वो सामने खड़े हुए उस बड़े भैया ने अपना खून देकर एकदम से पूरा कर दिया है। मेरी बच्ची, उस बच्ची की काली और मोती जैसी चमकती हुई आंखें घूमी और सीधा मेरे ऊपर आकर टिक गई। फिर उसने एकदम जबरदस्त और प्यारी सी मुस्कान दी जो सीधे दिल में उतर गई। भाई उसके सफेद दांत चमक रहे थे और उसकी आवाज किसी मीठी घंटी की तरह गूंज रही थी। बड़े भैया, इस बेबे की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेबे नाम की ये छोटी सी बच्ची तो एकदम किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत अपना गाल छुपाया और पागलों की तरह अपना हाथ हिलाने लगा। भाई अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, तो फिर बेबे अपने बड़े भैया का ये एहसान कैसे चुकाएगी? उस छोटी बच्ची ने अपनी नन्ही भौं से कोड़कर सोचना चालू किया। वो इस बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से सोच रही थी। अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे समझ आ गया, बड़े भैया क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ? ये सुनकर तो मेरी अपनी ही थूक से खांसी आ गई और हवा टाइट हो गई। तुम क्या ऊटपटांग सोच रही हो? ओ चिंग ने हल्के से बेबे का माथा पीटा। ये लड़का तुमसे कम से कम 10 साल बड़ा है, तो क्या हुआ? सच्चे प्यार में उम्र कभी दीवार नहीं बनती। हे भगवान, ये सुनकर मेरा तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। क्या सच में ये भारी बातें एक 5 साल की बच्ची के मुंह से निकल रही थी? बड़े भैया, क्या आप बेबे के बड़े होने का इंतजार कर सकते हो? ओ चिंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरी कोई औकात न हो और बोली, इस पर ध्यान मत दो, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। नहीं बड़े भैया, यहाँ से नहीं जा सकते। बेबे एकदम पागलों की तरह मेरे हाथ से बुरी तरह चिपक गई। हमने तो अभी तक एक दूसरे का नंबर भी नहीं लिया है और बेबे ने अभी आपका एहसान भी नहीं चुकाया है भैया। बगल में खड़ी यांग वेनपेई तुरंत मक्खन लगाते हुए चापलूसी से मुस्कुराई और बोली, कोई एहसान नहीं मालकिन, खून देना तो इस नालायक की खुशकिस्मती की बात है। खून दान करने की बात तो एकदम भूल ही जाइए, बस आप पूरी तरह से सलामत रहनी चाहिए। फिर चाहे इसके शरीर का कतरा कतरा खून क्यों ना निचोड़ लिया जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मालकिन। तुम कौन हो? बेबे ने सिर घुमाया और एकदम माथा ठनकाते हुए पूछा। मैं तो बस, यांग वेनपेई ने तुरंत ही मेरे पिता को धक्का देकर आगे की तरफ कर दिया। ये जियाओ झो के पिता हैं और हम सब इसी के परिवार वाले हैं। अगर तुम बड़े भैया के परिवार वाले हो तो फिर अभी तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम इनका सारा खून चूस लेना चाहते हो? चुड़ैल आंटी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बड़े भैया दुखी हो जाएंगे? इस एक बात ने सीधे मेरे दिल पर तगड़ी चोट कर दी। मैंने अपनी नजरें झुकाई और उस छोटी बच्ची को देखा जो डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़े थी कि कहीं मैं भाग न जाऊं। यांग वेनपेई ने घबराकर मेरे पिता की बाह में चिकोटी काटी और उन्हें डरी हुई नजर से देखा। मेरे पिता ने तुरंत सिर झुकाया और एकदम फटी हुई हंसी हंसते हुए बोले, हाँ, छोटी मालकिन खैर छोड़िए, जब तक आप एकदम ठीक हैं तब तक हम 2 कौड़ी के लोगों की कोई भी अहमियत नहीं है, सच। यांग वेनपेई ने भी तेजी से अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बकवास करती, उस बच्ची ने उसे टोक दिया। उसने अपना सिर उस राजशाही और कड़क लड़की की तरफ मोड़ा और बोली जो उसके पीछे खड़ी थी, दीदी ये दोनों लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। बेबे अभी अभी बड़े खतरे से बाहर आई है और उसे ठीक होने के लिए एकदम शांति चाहिए दीदी। ओ चिंग ने यांग वेनपेई और जियाओ झो के बेटे को एकदम खूंखार नजरों से घूरा, निकल जाओ यहाँ से। यांग वेनपेई इतनी आसानी से वहां से दफा होने के लिए कैसे मान जाती? ओ मैडम, हम जा रहे हैं, मुझसे तीसरी बार ये बात बोलने पर मजबूर मत करना, तुम अंजाम जानती हो। ये सुनते ही खौफ के मारे यांग वेनपेई का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। भाई लोग, हाँ ठीक है, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। मेरे पिता को खींचते हुए उसने मुझे एकदम जहरीली नजरों से घूरा और बोली, तू वहाँ खड़ा हुआ क्या तमाशा देख रहा है? जल्दी कर और यहाँ से पतली गली से निकल ले। तू ही मुझे पहले दफा होने का तरीका क्यों नहीं दिखा देती? मैंने तुरंत बेइज्जती करते हुए जवाब दिया, तू एकदम बदतमीज और नीच है। बस बहुत हो गया। मेरे पिता ने तुरंत उसे पीछे की तरफ खींचा। उन्होंने अपना सिर घुमाया और मुझे घूरते हुए बोले, जियाओ झो जल्दी करो और हमारे पीछे पीछे बाहर निकल कर आओ। मैंने बहुत ही प्यार से उस छोटी सी बच्ची का सिर थपथपाया और बोला, तुम्हारा नाम बेबे है ना बड़े भैया? अब यहाँ से जा रहे हैं, तुम अच्छे से अपना आराम करना। अलविदा मेरी बच्ची, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। हमेशा के लिए मैंने अपने मन में ऐसा सोचा, मत जाओ।
बड़े भैया जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वो छोटी बच्ची एकदम से बहुत बुरी तरह घबरा गई। दीदी जल्दी से बड़े भैया को वापस बुलाओ, वो मेरे भगवान है, इसके परिवार ने ही तुम्हें टक्कर मारी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ। वो चिंग ने एकदम शांत होकर उसे ये कड़वा जवाब दिया। वो तो बस अपने परिवार का पुराना कर्ज उतार रहा था, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो इंसान इस छोटी सी बेबे की जान बचाने वाला है। बेबे ने सच में एकदम तमाशा बना दिया और बिस्तर पर किसी लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगी। मुझे वो अभी के अभी वापस चाहिए। दीदी अगर तुम उन्हें वापस नहीं लाओगी तो बेबे फिर कभी अपनी हरी सब्जियां नहीं खाएगी। वो चिंग ने नीचे उसकी तरफ एकदम घूर कर देखा। भाई तो तुम्हारा मतलब है कि अगर वो लौट आया तो तुम चुपचाप सब्जियां खाओगी? शातिर दिमाग वाली वो छोटी सी बेबे उसी वक्त एकदम सीधी होकर बिस्तर पर बैठ गई। बॉस लोग, उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों पर गिनना चालू कर दिया। अगर तुम बड़े भैया को वापस ले आओगी तो बेबे पूरे एक हफ्ते तक खुशी खुशी अपनी सारी हरी सब्जियां खा लिया करेंगी। पका वाला, मैं खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं करूंगी। वो चिंग ने अपना वही पुराना सख्त चेहरा बनाए रखा और बोली, पूरा एक महीना बात माननी है तो मान, वरना तो एकदम भूल जा। बेबे ने तुरंत ओ चिंग के पैरों से लिपटते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। ठीक है, एक महीना ही सही दीदी, तुम तो एकदम एक नंबर की जालिम इंसान निकली यार, सच। अब जल्दी करो और उन्हें वापस लेकर आओ। बेबे ने ओ चिंग को एकदम रोतलू सी पिल्ले जैसी मासूम नजरों से देखा। कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो तुम दोनों बहनें अभी। ओ चिंग एकदम आराम से सोफे पर पीछे होकर बैठ गई और बिना किसी जल्दबाजी के किताब खोली पन्नों को घूरते हुए उसने बहुत ही शांति से कहा, मेरे पास अपने कुछ धांसू तरीके हैं जिससे वो खुद ब खुद वापस लौट आएगा। उसकी नजरें किताब पर थीं, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही गोते खा रहा था। मेरी जान, सच में यार। उस लड़के का चेहरा वहीं दूसरी तरफ कमरे से बाहर निकलते ही यांग वेनपे किसी ज्वालामुखी की तरह बुरी तरह फट पड़ी। वो घूमी और मेरी तरफ एकदम खूंखार नजरों से देखने लगी। उसके अंदर बवाल गुस्सा था। कमीने इंसान, मैंने कुछ दिन तुझसे नजरें क्या हटाई, तू तो पूरा घर सिर पर उठाने को तैयार है। अंदर तेरा वो 2 कौड़ी का तेवर क्या था बे? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे कोई तमीज नहीं सिखाई है? ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरे हाथ एकदम कसकर मुट्ठी बन गए और मैं पूरी बगावत के साथ उसे घूरने लगा था। भाई माफ करना, क्या कहा तुमने? तमीज? जो औरत किसी की रखेल बनकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची हो, उसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो मुझे यहाँ तमीज का पाठ पढ़ा रही है? चुड़ैल कहेंगी। चटाक एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ सीधा मेरे गाल पर आकर पड़ा। ये किसी आग की तरह जल रहा था। मैंने एकदम सन होकर उस आदमी की तरफ घूर कर देखा। मेरे पिता जो मेरे सामने खड़े थे और उनके हाथ अभी भी हवा में जमे हुए थे। तेरी अपनी चाची से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता गुस्से में एकदम पागल होकर बुरी तरह चिल्लाए। वो उम्र में तुझसे बहुत बड़ी है, अगर उसने तुझे कोई सबक सिखा दिया तो इसमें क्या गलत है? अभी इसी वक्त उससे माफी मांग। ये सब सुनकर मेरे कंधे हल्के से कांपने लगे थे। मेरे सीने के अंदर एकदम से जज्बातों का बहुत भारी तूफान सा टकराया और आंसू बाहर निकलने के लिए तड़प उठे, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। मुझे किसी भी हाल में रोना नहीं चाहिए था। यहाँ जिसे असल में रोना चाहिए था वो इंसान मैं बिल्कुल नहीं था। यांग वेनपेई ने अपने हाथ बांधे और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कोई बहुत ही नीच दुश्मन अपनी बाजी जीत गया हो। जब बच्चे हद पार करें तो उन्हें कूटना जरूरी होता है, वरना वो अपनी औकात भूल जाते हैं। मैंने अपनी ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठाई और एकदम मुर्दा आवाज में उसे जवाब दिया, अगर मेरी बस चलती तो मैं कभी अपने नाम के आगे जिया नहीं लगाता। मैंने ऐसे नमक हराम को कैसे पाल लिया? जिया झेंगजियांग का सीना एकदम बहुत भारी गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लग गया था। भाई उसने मुझे दोबारा पीटने के लिए फिर से अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन अगले ही पल, श्रीमान जी आप वहीं के वहीं एकदम चुपचाप रुक जाइए। बस कमरे में एक एकदम साफ और कड़क आवाज गूंज उठी। मेरे पिता सुन पड़ गए। वो थप्पड़ मुझ तक कभी पहुंचा ही नहीं और मैं आराम से बचकर खिसक लिया। भाई एकदम शौक में पीछे मुड़कर देखा तो एक और कतई जहरबंदी खड़ी थी। क्या आज मेरी किस्मत पूरी तरह मेहरबान है जो इतनी सुंदर लड़कियां टकरा रही हैं? मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या भसड़ मची। ये एक पब्लिक जगह है, उस सुंदर लड़की ने एकदम साफ और कड़क आवाज में बोला। मेरी मानो तो अपनी हरकतों पर लगाम लगाओ और सबके सामने अपनी तमीज बिल्कुल मत भूलो। शायद उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया था, पर घमंड इतना बड़ा कि गलती मानेगा नहीं। मेरे बाप ने मुझे घूरा और पैर पटकते हुए वहां से निकल लिया। यांग वेनपे ने मुझे एकदम घटिया और नफरत भरी नजरों से घूर कर देखा और तंज कसते हुए उसके पीछे भाग गई। उधर उस खूबसूरत बंदी ने मेरी तरफ बड़ी फिक्र और हमदर्दी भरी नजरों से देखा। क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? मैंने ना में सिर हिलाया और पूरे एहसान के साथ बोला, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पे पड़ी और उसने मुझे पूरा देखा तो वो एकदम शॉक रह गई। सच बताऊं तो जब भी कोई मेरा थोबड़ा देखकर ऐसे हैरान होता था, मेरा बस यही मन करता था कि मैं खुद को कहीं बहुत दूर अंधेरे में छिपा लूं। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मेरा ये डरा हुआ बर्ताव देखकर उस लड़की ने झट से अपनी नजरें घुमाई और एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी। अच्छा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। चोट मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी थी। इस घटिया और बेरहम परिवार के तानों ने मुझे अंदर से पूरा सुन्न कर दिया था। हाँ सुनो, ये लो। उसने अपने पेपर बैग में हाथ डाला और अंदर से एक उबला हुआ अंडा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे अपने गाल पर अच्छे से फेर लो, सूजन सच में थोड़ी कम हो जाएगी। मैं एक पल के लिए थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाकर वो अंडा ले लिया और बोला, बहुत शुक्रिया। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। उसने बहुत प्यार से स्माइल की और बोली, मैं अब चलती हूँ। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उस हॉल में पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। फिर अचानक मेरा माथा ठनका। अरे यार शिट, मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा। मुझे नहीं मालूम कि वो बंदी कौन थी, पर इतना पक्का है कि वो सच में एक बहुत अच्छी इंसान थी। वार्ड के अंदर किसी ने धक्का दरवाजा खोला। वो छोटी सी गुड़िया अपने हाथों पर अपनी ठुड्डी टिकाए खिड़की से अपना चेहरा चिपकाकर नीचे सड़क की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी और वो खुद में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी कि कितना अजीब है, बड़े भैया अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अभी अचानक से एक बहुत प्यारी सी आवाज ने पीछे से उसे प्यार से पुकारा, बेबे मेरी जान। बेबे ने झटके से सिर घुमाया और खुशी से स्माइल देते हुए बोली, सिस्टर ये वेई ने कॉफी टेबल पर थोड़ा सा खाना रख दिया और सीधा ओ छिंग के ठीक बगल वाले सोफे पर आकर आराम से बैठ गई। वैसे क्या अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला? ओ छिंग की उंगलियां किताब के पन्नों के ऊपर एकदम रुक गईं। बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत ही शांत थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक ठंडक थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। मैंने अभी अभी पुलिस का पूरा सिस्टम हैक किया था और वहां से एक भी काम की जानकारी नहीं मिली।
कोई टेंशन लोड मत ले, हम उसे जल्दी ही खोज निकालेंगे, ये वी ने उसे तसल्ली दी। खैर, जब तक मैं उस मनहूस अस्पताल से बाहर निकल कर आया, दोपहर का पूरा 1 बज चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर अपना पहला कदम रखा, एक चमचमाती हुई काली ऑडी आकर ठीक मेरे मुंह के सामने रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो मैंने देखा जिया झेंगजोंग गाड़ी चला रहा था और यांग वेनपेई बगल वाली पैसेंजर सीट पर आराम से बैठी हुई थी। तुम्हारा भाई हमारे साथ खाने का वेट कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम खुद ही स्कूल वापस जाने के लिए कोई कैब बुक करके निकल लेना जिया। झेंगजोंग ने अपने पर्स से 100 युआन का एकदम कड़क लाल नोट निकालते हुए कहा। वो बस मुझे वो पैसे थमाने ही वाला था कि तभी यांग वेनपेई ने बदतमीजी से झपट्टा मारकर वो लाल नोट छीन लिया। उसने मुझे बड़ी नफरत और घटिया एटीट्यूड के साथ घूर कर देखा और जहर उगलते हुए बोली, कैब से जाएगा क्या? हमारे पास उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा हराम का फालतू पैसा आ गया है क्या? तीसरा हाई स्कूल यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, इसे बस से धक्के खाकर जाने दो, कैब की औकात बिल्कुल नहीं है इसकी। ये बोलकर उस चुड़ैल ने सीधा गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा दिया। झेंगजोंग को देखकर लगा कि वो कुछ बोलना चाहता है, पर उसकी एक खूंखार नजर ने उसकी बोलती बंद कर दी और गाड़ी वहां से तुरंत फुर हो गई। मैं बिना कुछ बोले एकदम खोखली सी हंसी हंसा। उनके मजे हैं साला, उनके लिए एसी वाली ऑडी और मेरे लिए धक्के वाली खटारा। बस वाह, क्या गजब का दोगलापन है इन घटिया लोगों का। शरीर से इतना सारा खून निकाले जाने की वजह से मुझे अभी भी बहुत भयंकर चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने क्लास टीचर को मैसेज चिपकाकर आधे दिन की छुट्टी मारने का सीधा फैसला कर लिया था। आज मैं किसी भी कीमत पर स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। अभी मेरी खोपड़ी पूरी तरह सटी हुई थी, मेरे अंदर भयंकर गुस्सा उबल रहा था और मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी। 15 मिनट बाद मैं वहां अपने पूरे भौकाल के साथ खड़ा था। मेरे चारों तरफ एक खौफनाक और खतरनाक औरा फैला हुआ था और मेरे दोनों हाथों में एक बंदूक बहुत मजबूती से जकड़ी हुई थी। मेरी आंखों में खून सवार था। पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने मेरी कातिलाना वाइब देखी और खौफ के मारे अपनी पतली गली पकड़ ली और वहां से तुरंत सरक लिए, लंबे रास्ते से निकल लिए और जितनी तेज भाग सकते थे भाग गए। ठीक उसी पल मैंने अपनी वो बंदूक ऊपर उठाई और गेम बजा दिया। आसपास का पूरा माहौल 1 सेकंड में बदल गया। धड़कनें तेज करने वाला खतरनाक म्यूजिक बजने लगा और सामने आर्केड स्क्रीन पर जॉम्बीज के चित्रे उड़ने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, मरो तुम सबके सब, मर जाओ सालो, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, बस मर जाओ। आर्केड का मैनेजर दीवार के सहारे चुपचाप खड़ा मुझे उस मशीन पर भयंकर पसीना बहाते और इस तरह पागलों की तरह गेम खेलते हुए घूर रहा था। शायद वो सोच रहा था कि क्या आजकल के सारे लड़के ऐसे ही दिमाग से पैदल होते हैं। उस डिजिटल ज़ॉम्बी फौज को तबाह करने के बाद फाइनली मेरे सीने का बोझ काफी हल्का हो गया था। तभी अचानक से मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और वीबो पर एक तगड़ी ट्रेंडिंग नोटिफिकेशन पॉपअप हुई कि हैकर गॉड 07 शायद वापस आ गया है। ये पढ़कर मेरा सिस्टम हैंग हो गया। व्हाट द हेक भाई, मैं खुद को गाली देने से रोक नहीं पाया और अपने कांपते हुए हाथों से मैंने उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक कर दिया। ये एकदम लाइव न्यूज की बड़ी खतरनाक अपडेट थी। सुबह करीब 11 बजे सिटी सी के पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे डेटाबेस सिस्टम पर किसी ने खतरनाक साइबर अटैक कर दिया था। कुछ लोगों को पूरा शक था कि ये काम उसी सालों पुराने लेजेंडरी हैकर गॉड 07 का है। 5 साल पहले वही वो साल था जब 07 इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव था और फुल तबाही मचाता रहता था। बाकी फर्जी हैकर से अलग 07 ने असल में बहुत सारे अच्छे और नेक काम किए थे। 5 साल पहले मेरी अपनी जिंदगी की भी सबसे बुरी तरह वाट लगी हुई थी। वही वो साल था जब मुझे पहली बार हैकर गॉड 07 के वजूद के बारे में पता चला था। 07 ने मुझे दिखाया कि ये जालिम दुनिया में इंसाफ अब भी जिंदा है। पर अब ये गॉड कौन सा नया खेल खेल रहा था? सीधा पुलिस का डेटाबेस। क्या 07 किसी खास इंसान को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था? 07 एक बहुत ही भयानक और रहस्यमयी चीज था। पूरे इंटरनेट पर उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटी सी जानकारी मौजूद थी और वो था उसका जेंडर फीमेल। हाँ, वो एक लड़की थी। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। वो मेरी आइडल थी। मैं अक्सर सोचता था कि क्या मैं अपनी इस झंड जिंदगी में कभी उस गॉड का असली चेहरा देख भी पाऊंगा। मैंने अपना फोन झट से वापस अपनी जेब में ठूसा और चुपचाप घर की तरफ निकल लिया। उस पतली सी तंग गली के एकदम आखिरी हिस्से में पहुंचकर मैंने एक गहरी सांस ली और एक भयंकर आवाज के साथ उस जंग खाए लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। उस एक मंजिला घर के बाईं तरफ वाले कमरे के अंदर एक पीली पड़ी कमजोर औरत चुपचाप लेटी थी। उसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल चिपकाई और बोला, माँ मैं आ गया। उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। 5 साल पहले मुझे और मेरी माँ को शाह खानदान से बाहर निकाल दिया था। वो कोमा में चली गई और तब से आज तक होश में नहीं आई। मैं सीधा उसके पास गया और बिना रुके अपनी पूरी बात उसको सुनाने लगा, एकदम पागलों सा। माँ, आज बहुत भारी बवाल हुआ। मैंने अपने दिन का एक एक कांड उसे तफसील से सुना डाला। फिर खड़े होकर मैंने उसे अच्छे से चादर उड़ा दी ताकि वो आराम कर ले। माँ, अब से मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा, तुम मेरी बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं अब जाकर रात का खाना बनाने वाला हूँ, तुम बस आराम से सो जाओ मेरी जान। पीछे मुड़कर मैं बाथरूम के शीशे के पास से गुजरा और थोड़ा सा रुक गया। मैंने शीशे में अपने चेहरे को घूरा और फिर अपना हाथ उठाकर अपने गाल को दोबारा से पूरी तरह छिपा लिया था। मैं तेजी से शीशे के पास से निकल गया। अगली सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि पिछली रात मुझे बिल्कुल ढंग की नींद नहीं आई थी। मुझे ओ किंग के उस भयानक चेहरे का बहुत डरावना सपना आया हुआ था। सपने में उस चुड़ैल ने मेरी कॉलर पकड़ ली और धमकी दी कि वो मेरा पूरा खून चूस लेगी। कसम से डर के मारे मेरी हवा टाइट हो गई थी। वो क्या घटिया और पनौती सपना था। मैं उबासी लेते हुए अपने कंधे झुकाकर किसी तरह अपने पैर घसीटते हुए क्लासरूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने अपनी मुंडी घुमाकर मुझे ऐसे घूरा जैसे कोई भूत आ गया हो। ये क्या माजरा है? तू यहाँ पर क्यों आया? मैंने ऊपर क्लास के बोर्ड को देखा, साल 1 क्लास 6। मैं एकदम सही जगह पर था। 2 सेकंड बाद ही पूरी क्लास में बातों की भारी भसड़ मच गई और तमाशा शुरू हो गया और सबने मुझे पूरी तरह घेर लिया। शाओजे, तेरा उस मिस ओ के साथ आखिर क्या चक्कर चल रहा है? जल्दी से हमें सब सच सच बता। कल तुम दोनों कहाँ गुल छर्रे उड़ा रहे थे? तू उसे कैसे जानता है? हमें बता अभी के अभी उगल दे। जरा रुको तो सही, थोड़ा शांत रहो। मैंने झटके से एक कदम पीछे लिया। क्या तुम लोग एक एक करके नहीं भौंक सकते? सब एक साथ चिल्ला रहे हो। क्या मुझे धूप में डुबाकर मार डालोगे आज? अपनी डेस्क पर पैर रखकर बैठे एक छपरी लड़के ने तंज कसते हुए बोला। शाओजे, मुझे नहीं पता तूने कौन सा नीच हथकंडा अपनाकर ध्यान खींचा।
पर अब तेरा गेम बजने वाला है। तेरी खटिया खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? मुझे मत बोलना कि तुझे इस बारे में नहीं पता है। तुझे स्कूल से पहले ही निकाल दिया गया है। ये सुनते ही मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। मेरी तो हवा टाइट हो गई और आंखें सदमे से पूरी फट गई। तूने अभी क्या बकवास की? मुझे निकाल दिया? लेकिन किस आधार पर? उस लुक्खे ने मेरी तरफ मजे लेते हुए देखा जैसे कोई खजाना मिल गया। देख, मैं इतनी बड़ी बात खुद से नहीं बना सकता। हमारे क्लास टीचर ने कल दोपहर को खुद ये बात सबको बताई थी और शैतान का नाम लिया। शैतान हाजिर। क्लास टीचर सीधे अंदर आ गए। ठीक है सब लोग अब बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। मैं एकदम गुस्से में भागा और उनका हाथ जोर से पकड़ लिया था तुरंत। सर, ये सब बोल रहे हैं कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। माजरा क्या है? टीचर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। इसका वही मतलब है जो तूने अभी सुना है। तेरा सारा सामान पहले से पैक कर दिया गया है। उसे उठा और पतली गली से निकल ले। लेकिन क्यों? बिना वजह क्लास से गायब रहने के लिए? अगर तू नहीं तो कौन निकाला जाएगा बाहर? मेरा दिमाग दही हो गया था। कल मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले जाया गया था। तुम सबने ये देखा था और मैंने दोपहर में आपसे छुट्टी भी तो मांगी थी। टीचर ने मेरी बात बीच में ही काट दी। बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद कर दे। अब ये कड़क फैसला सीधा प्रिंसिपल की तरफ से ही आया हुआ है। झा, तुझे हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। मेरी तो एकदम सिटी पिट्टी गुम हो गई थी। तभी एक लड़का क्लासरूम के अंदर चलकर आया और मुझे देखने लगा। झा, बाहर कोई तुझे ढूंढ रहा है। मैंने अपनी मुंडी घुमाई और देखा कि जिया झिंगशिंग एकदम दरवाजे पर सीना तान कर खड़ा था। उसे देखकर मेरा माथा ठनक गया। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला था? जिया झिंगशिंग सच में खुद चलकर मुझे यहाँ ढूंढने आ गया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, जिया झिंगशिंग ने मुझे देखकर एक अजीब सा, एकदम घटिया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ हाथ हिलाया और मुझे बाहर आने का इशारा किया, जिसे देखकर मुझे बहुत उल्टी आ रही थी। मुझे कल वाला वो जोरदार थप्पड़ अभी भी अच्छी तरह याद था। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करके कल्टी मार लेता। पक्का एकदम। क्या सीन है? मैं उसके पास गया और मेरा टोन एकदम कड़क था। सुबह सुबह स्कूल से निकाले जाने की खबर सुनकर मेरा दिमाग दही हो गया था और मैं गुस्से से पूरा फटने ही वाला था। देख जिया जो, क्या हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं? किस बारे में बात करनी है? कल वाले उस जोरदार थप्पड़ के बारे में। कल तेरे बाप की ही बड़ी गलती थी। मैं कल भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही उतावला हो गया था। जिया जो, प्लीज उस बात का लोड मत ले। जिया झिंगशिंग बहुत ज्यादा शर्मिंदा और गिल्टी लग रहा था। देख, मैं सुबह सुबह सबसे पहले तुझे ढूंढने इसलिए आया क्योंकि मैं खुद मिलकर तुझसे माफी मांगना चाहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी छाती में एकदम से भारीपन सा महसूस होने लगा था। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर मैं अभी भी एक पिता के प्यार के लिए तरस रहा था। चल, मैं तुझे अच्छी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ हम आराम से बात कर सकें। जिया झिंगशिंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बाहर ले गया। मैंने भी कोई बवाल नहीं किया था। तीसरे हाई स्कूल के सामने वाले एक रेस्टोरेंट में बैठकर जिया झिंगशिंग ने मेनू की तरफ इशारा किया। तुझे क्या खाना है? सी फूड फ्राइड राइस कैसा रहेगा? वो बहुत ही ज्यादा कड़क होता है। तेरे छोटे भाई को तो ये बहुत पसंद है। हम यहाँ जब भी आते हैं तो यही मंगवाते हैं। मैंने उसकी कीमत देखी। वो मेरे 2 दिन के खर्चे के बराबर महंगी डिश थी। लेकिन असली स्यापा ये नहीं था। सबसे बड़ा लोचा तो ये था कि मुझे सी फूड से भयंकर वाली एलर्जी थी। जब भी मैं इसे खाता था तो मेरे पूरे शरीर पर दाने निकल आते थे। जिया झिंगशिंग की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी और उसकी हवा टाइट हो गई। तो फिर इसे बदल देते हैं। वो बड़ी प्लेट वाला चिकन कैसा रहेगा खाने में? मैंने हामी भरते हुए हल्का सा सिर हिलाया। खाने का ऑर्डर देने के बाद जिया झिंगशिंग आखिरकार अपने असली मुद्दे पर आ गया। जिया झिंग, क्या तुझे कल वाली वो दूसरी लड़की अभी भी याद है? मिस ओ के बारे में मैंने अपना सिर तिरछा किया और एक सेकंड के लिए सोचा। उस छोटी सी गुड़िया का एकदम प्यारा सा चेहरा तुरंत ही मेरे दिमाग में पूरी तरह से आ गया था। बिल्कुल, मुझे याद है दूसरी मिस के कार एक्सीडेंट का सारा कांड हमारे जिया परिवार ने ही किया था। भले ही वो अब ठीक है, पर तुझे पता है ओ परिवार का कितना बड़ा भौकाल होता है आज। अगर उन्होंने सच में हमसे बदला लेने की ठान ली तो हमारा जिया ग्रुप उस तबाही को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। जिया झिंगशिंग बहुत घबराहट में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी के साथ खेल रहा था। अब परिवार ने साफ कह दिया है कि अगर तू जाकर दूसरी मिस की 1 महीने तक देखभाल करेगा, जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए तो वो इस रायते को भूल जाएंगे। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया कि ये माफी वफी सब बकवास और फरेब था। उसका असली गेम तो ये था और मैं बेवकूफ सोच रहा था कि उसमें अचानक से इंसानियत जाग उठी गई है और वो मेरी परवाह करने लगा है। ये सब सुनकर मेरी तो एकदम खोपड़ी सटक गई और मैं गुस्से से भड़कते हुए झटके से अपनी जगह से सीधा खड़ा हो गया था। तुरंत मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उस नीच औरत की गलती की सजा। मैं क्यों भुगतू जिया झे? अभी सिर्फ तू ही जिया परिवार को बचा सकता है। तेरा बाप तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। बाप जी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं उस डम्ब औरत के किसी भी घटिया कांड या गलती की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं चुकाऊंगा। मैं कोई साधु नहीं हूँ और न ही मैं इतना रहमदिल हूँ ये देखकर कि उसका मक्खन लगाने वाला प्लान बटाधार हो गया। जिया झिंगशिंग ने तुरंत अपना असली रंग दिखाया। ये मत भूलना कि तुझे पहले ही स्कूल से निकाला जा चुका है। मैंने उसकी तरफ एकदम अचरज से देखा। मुझे स्कूल से बाहर निकलवाना, क्या ये तेरा ही कोई नीच काम किया हुआ था? मैं गुस्से से पूरी तरह कांप रहा था। इस दुनिया में ऐसा कौन सा सगा बाप होता है जो अपने ही खून को धमकाने के लिए इस हद तक गिर सकता है? तेरा बाप बस तुझे ये याद दिला रहा है कि फिलहाल तेरे पास जाने के लिए कोई स्कूल नहीं है। लेकिन अगर तू मान गया तो मैं तेरा सीधा सेंट जिया बिजनेस एकेडमी में एडमिशन करा दूंगा, पक्का। तू कल से ही वहां अपनी क्लासेस शुरू कर सकता है। तुझे इस फालतू और 2 कौड़ी के स्कूल में सड़ने की कोई जरूरत नहीं। सेंट जिया एकेडमी पूरे देश के सबसे टॉप स्कूलों में से एक है। उसके सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस ही इतनी ज्यादा थी कि अच्छे की हवा टाइट हो जाती थी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और एकदम कड़क आवाज में उसे सीधा सीधा बोल दिया था, आज मैं नहीं जाऊंगा। उस घटिया औरत ने मेरी माँ को जिंदा लाश बना दिया। उसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उस जैसी चुड़ैल के लिए कोई काम नहीं करूंगा। बस यही मेरा आखिरी और पक्का फैसला है और ये कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद जिया झिंगशिंग की नीच और 2 कौड़ी की असलियत सबके सामने आ गई। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका और भड़क कर खड़ा हुआ। इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया और तू एक छोटा काम नहीं कर सकता? क्या तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत या शर्म बची है? साला कुत्ता पालता तो वफादार होता। अब तक वो भी एहसान मानना सीख जाता।
सुन ले मेरी बात, कान खोलकर अगर तू वहां नहीं गया तो अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे एक फूटी कौड़ी भी मांगने की बिल्कुल सोचना भी मत भाई। अगले महीने तेरी माँ का ऑपरेशन है ना, बिना पैसों के देखता हूँ तू उस औरत को कैसे जिंदा बचा पाता है। इस एक घटिया बात ने सीधा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर बहुत जोर से वार किया। भैंस की आंख कसम से मेरा मन कर रहा था कि किसी का मर्डर कर दूं। गुस्से से मेरे दांत पिस रहे थे और छाती धड़क रही थी, पर अपनी माँ का चेहरा याद करके मैंने हथियार डाल दिया अपनी माँ की खातिर। ठीक है भाई, मैं वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। क्लास में मेरी बस एक सेकंड के लिए आंख लगी थी कि तभी एक कतई जहर लड़की अचानक कमरे में घुसी। मैं तो बस उसकी कातिलाना खूबसूरती को देखकर एकदम लट्टू ही हो गया। वो सीधे मेरी तरफ आई और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने मेरे हाथ पकड़े और बिना कुछ बोले मुझे बाहर घसीट कर ले गए। मैंने कहा, अरे ओ हुस्न की परी, तुम आखिर कौन हो? घसीटे जाने की वजह से मैं लड़खड़ा गया। फिर सीधा शैंगशी मैनर ओ परिवार की डाइनिंग टेबल का सीन, जहां एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी अपने खाने के साथ बस टाइम पास कर रही थी। वहां रखे खाने का रंग, खुशबू और स्वाद एकदम कड़क और लाजवाब था। ओ चिंग ने बड़े ही नखरे से सूप पिया और फिर अपने बगल में बैठी उस छोटी सी बच्ची को घूर कर देखा। वो बच्ची अपने हाथों पर ठुड्डी रखे हुए बैठी थी और चॉपस्टिक से अपने चावलों के साथ खेल रही थी। ओ चिंग बोली, ओ बेबे, क्या तुम बैठकर चावल के दाने गिन रही हो? वाओ दीदी, आपको कैसे पता चला? बेबे गणित में बहुत ज्यादा होशियार है। चलो मैं अभी आपको ये सारे चावल के दाने एकदम सही सही गिन कर दिखाती हूँ। ये कहकर बेबे ने अपने कटोरे के चावल अपनी दीदी के कटोरे में डालना शुरू कर दिया। वो ऐसा करते हुए अपने मुंह में धीरे से बड़बड़ा रही थी। 1, 2 और 3 धड़ाम की आवाज आई। ओ चिंग ने भयंकर गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स को बहुत ही ज्यादा जोर से अपने कटोरे पर दे मारा। कुर्सी पर पीछे टिककर उसने हाथ बांधे और उसे गुस्से से घूरा ये देखकर बेबे का छोटा सा शरीर कांप उठा। वो धीरे से वापस बैठ गई और अपने दोनों हाथ नीचे रख लिए। उसने अपने हाथ चुपचाप अपनी गोद में रख लिए और एकदम शरीफ बच्ची की तरह देखने लगी। ओ चिंग की आवाज एकदम ठंडी और चुभने वाली थी। तुमने अचानक दाने गिनना बंद क्यों कर दिया? कल अस्पताल में हमारे बीच क्या बात तय हुई थी? यही कि तुम पूरे 1 महीने तक खाने में कोई नखरे नहीं करोगी। है क्या सच में ऐसा था? बेबे ने अपने खुद के सिर की तरफ इशारा किया। मेरे सिर पर बहुत जोर से चोट लगी थी, इसलिए मुझे बहुत सी चीजें याद नहीं है। ओ क्या सच में ऐसा है? ओ चिंग ने ताना मारा। तो फिर तुम्हारे लिए उस इंसान को भी भूल जाना बेहतर होगा। अब तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाओगी। बेबे ने तभी तुरंत अपनी दीदी की तरफ देखा। उसका वो एकदम बर्फीला और खूंखार चेहरा देखकर उसने बेचारी की तरह नाक सिकोड़ी अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया और बहुत जोर जोर से रोने लगी। दीदी, आप तो बहुत ही ज्यादा गंदी हो। आपको बस बेबे को डराना और धमकाना आता है। मुझे मेरी दीदी बिल्कुल नहीं चाहिए। बेबे का रोना एकदम किसी भयंकर कुदरती तूफान की तरह था। एक बार वो शुरू हो जाती तो उसे रोकना नामुमकिन था। दुनिया की कोई भी ताकत उसे चुप नहीं करा सकती थी। ओ चिंग को दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी और वो था बच्चों को संभालना। उसने दर्द से अपना सिर दबाया और पास में खड़ी उन सभी नौकरानियों को गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या तुम सब यहाँ पत्थर की मूर्ति बनी हो? वहाँ ऐसे बेवकूफों की